पीएम ओली देश छोड़कर दुबई भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं। दरअसल इलाज के बहाने दुबई जाने की उनकी तैयारी है और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीएम ओली किसी भी वक्त नेपाल छोड़ सकते हैं। नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक साथ कई मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया है। कई मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। और देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने निजी आवास जो राष्ट्रपति का है वहां पहुंचकर प्रदर्शन किया, आगजनी की गई। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में दाखिल हो गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और इसके बाद उन्होंने आगजनी की है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से अलग अलग मंत्रियों के घरों तक प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और जमकर बवाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति के निजी आवास तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, उन्होंने आगजनी की है और अपना गुस्सा दिखाया है। देखिए, बवाल के बाद नेपाल में संवैधानिक संकट गहरा चुका है। नेपाल में आरएसपी के 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। आरएसपी सांसदों का प्रदर्शन के समर्थन में इस्तीफा है। आरएसपी सांसद संसद भंग करने की लगातार मांग कर रहे हैं और वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। नेपाल में मंत्रियों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर लाया गया। फंसे मंत्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। और नेपाल कांग्रेस ने भी ओली सरकार का साथ छोड़ दिया है। सरकार से नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार में सहयोगी नेपाली कांग्रेस से इस्तीफा मांगा गया है और पीएम ओली के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। बवाल के बाद काठमांडू एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि हालात लगातार तनावपूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं नेपाल आर्मी चीफ ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग की है। नेपाल आर्मी चीफ ने कहा कि पीएम ओली गद्दी छोड़े, इस्तीफे के बाद ही हालात संभलेंगे। और काठमांडू में फिलहाल नेपाली आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। बवाल के बाद काठमांडू में आर्मी ने मोर्चा संभाला और जगह जगह पर इस वक्त सेना की तैनाती दिख रही है। लेकिन नेपाली आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि ओली को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नेपाल में जारी बवाल के बाद भारतीय नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। महाराजगंज में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। महाराजगंज से सटे सोनौली बॉर्डर पर आने जाने वालों की गहन पड़ताल हो रही है। पुलिस फोर्सेस की तैनाती जगह जगह पर की गई है। और आगे बढ़ते हुए सीतामढ़ी से आपको ये खबर दें, जहां सीतामढ़ी से सटे रौतहट में बवाल की स्थिति बन गई। चंद्र निगाहपुर में बवाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रहरी कार्यालय को तोड़ने की कोशिश की है, वहां पर तोड़फोड़ की स्थिति दिखी। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया। घटना को लेकर इलाके में बंद जैसा नजारा है। नेपाल प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बताएं कि रौतहट जो कि नेपाली सीमा के पास है, वहां से ये खबर है कि हालात वहां पर तनावपूर्ण है और वहां की सांसद देवी प्रसाद तिमी सिन्हा के घर पर हमला किया गया। आंदोलनकारियों ने आग के हवाले उनके घर को किया। चंद्रपुर में थाना में भी आग लगा दी गई। नेपाल पुलिस ने शांति की अपील की है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं है। और नेपाल में हो रही हिंसा का असर नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिल रहा है। मोतिहारी की बात की जाए, भारत नेपाल सीमा से सटी सारी चौकियों पर एसएसबी पुलिस जवानों ने सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की जांच बहुत गहनता से हो रही है। एसएसबी की लगातार गश्ती और इंटेलिजेंस को और मजबूत करने पर काम हो रहा है, ताकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर स्थिति बद से बदतर ना हो, उसको पहले से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की भी करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलने वाली है। आज ही शाम 6 बजे वोटों की काउंटिंग होगी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर दिया है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की बात हो तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में विपक्ष ने उतारा है। बीजेपी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान भी किया है। बीजेडी की तरफ से और बीआरएस की तरफ से चुनाव में वोट न डालने का ऐलान हुआ और इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें, आंकड़े अगर आपको बताएं तो देखिए, इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। और वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाल दिया है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सबसे पहले पीएम ने वोट किया और उसके बाद एक एक करके तमाम बीजेपी के नेताओं ने
वोट कास्ट किया और उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी, 6 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी है, जैसे कि लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक एक करके वहां पर नेता पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग किया। बता दें कि आज शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है और आज शाम को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुद्दर में कल हुई मुठभेड़ के बाद आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका है कि इस इलाके में कुछ और आतंकी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, जिसमें से एक शोपिया का रहने वाला था। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और सेना का एक जेसीओ भी घायल हो गए। का एनकाउंटर आज दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। आप ये देख सकते हैं जितने भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं गुदर को जाने वाले उनको सील कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन, और ऐसे में ये अपडेट की अभी तक इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं और कुल मिलाकर 4 इसमें जो हैं मारे गए हैं अभी तक जो अपडेट है। और हम आपको बताएं कि ये एनकाउंटर कल सुबह यहाँ गुदर इलाके में शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके मुताबिक ही यहाँ कॉर्डन किया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया और जिसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हुआ। और एनकाउंटर आज दूसरे रोज में दाखिल और दूसरे रोज में भी सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैनात हैं इस इलाके में और तलाशी कार्रवाई, जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जाए। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एनकाउंटर अभी भी जारी है, दूसरे रोज़ जारी है और अभी तक ये अपडेट है इस एनकाउंटर में कि 2 मिलिटेंट और जो 2 जवान हैं फ़ौज के वो शहीद हो गए हैं। और इस हवाले से ये ख़बर कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है और ये नाकाबंदी जो आप ये देख रहे हैं, तलाशी कार्रवाई, ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, जगह जगह तैनात हैं। और हम आपको बताएं कि ये एनकाउंटर आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात एनकाउंटर साइट पे पहुंचे, आईजीपी कश्मीर, उसके साथ साथ अभी डीआईजी जनूबी कश्मीर, जीओसी विक्टर फोर्स, फौज के आला ऑफिसरान, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और साइट पे पहुंचे थे एनकाउंटर साइट पे और जायज़ा लिया हालात का। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो इस इलाके में बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुदर कुलगाम। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश से खबर दें, जहां उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश ने पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार 4 महीने में एक ही पैरामीटर पर बारिश हुई और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। 25 सितंबर तक अभी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और दानापुर के दियारा की बात की जाए तो एक बार फिर से बाढ़ का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लोग अभी भी नाव का सहारा ले रहे हैं, खतरनाक सवारी करने को लोग मजबूर हैं। अगली खबर मोतिहारी से। मोतिहारी में आज भी लोग चचरी पुल के सहारे आना जाना करते हैं। रघुनाथपुर और चौलाहा की बात की जाए तो कई गांव के लोगों को हादसे का डर अब सता रहा है। गांव के लोगों ने कई बार पक्के पुल बनाने की मांग भी कर ली है, लेकिन जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, उन्होंने खुद ही बिजली के खंभे के सहारे चचरी पुल को तैयार किया है। और अब बात नीतीश कैबिनेट की बैठक की कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। आज की बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले किए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी का रहा। अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को आपको बता दें कि 4,500 रुपए मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। और इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों पर बहाली के लिए मंजूरी भी दे दी गई। पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट की तरफ से मंजूर की गई।
और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर के जन सुराज से गठबंधन के सवाल पर ईमान का बयान आ चुका है। इन लोगों ने मुस्लिम सोसाइटी को अनाथ समझ रखा है, मुसलमानों को गुलाम समझा जा रहा है, लेकिन अब हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, गुलामी नहीं करेंगे, अपनी लीडरशिप की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन से समझौता के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने गठबंधन का हाथ बढ़ाया था, लेकिन लालू प्रसाद और आरजेडी की तरफ से ठंडा रिस्पांस मिला। मुस्लिम सोसाइटी को लोगों ने अनाथ समझ लिया है, और जो बच्चा अनाथ होता है तो अपने घर की सफाई के लिए, अपना टोहल टुकड़ा करने के लिए हर चचा उसको टॉफी खिलाता है। ठीक इसी तरह इन लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमान तो गुलाम है, इनकी तो अपनी कोई लीडरशिप है नहीं, तो हर कोई चारा डाल रहा है। लेकिन मैं धन्य हूँ कि आज दलितों के दरमियान में, माइनॉरिटी के दरमियान में जो युवा पीढ़ी है वो अपने मान और सम्मान पर बात करने लगी है। अब किसी की गुलामी नहीं, अपनी लीडरशिप की आवाज़ उठने लगी है। किसी के साथ अलायंस हो सकता है? प्रशांत किशोर भी अलायंस की पॉसिबिलिटीज से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि मेरे 4 लोगों को इन लोगों ने छीन लिए, उचक लिए, खरीद लिए, डरा दिए, धमका दिए, ले लिए। उसके बावजूद भी मेरी उदारता देखिए कि बिहार के सौहार्द को बचाने के लिए हमने खुद से प्रस्ताव भेजा है। गर्चे मेरी उदारता को इन लोगों ने मेरी बुजदिली समझी है, लेकिन उनकी समझ अपनी हो सकती है, क्योंकि उन पर किन किन लोगों का साया है। लालू जी के राजद में और तेजस्वी के राजद में वो आसमान और जमीन का फर्क है। लालू जी समाजी इंसाफ का नारा लेकर उठे थे, लेकिन तेजस्वी जी समाजी इंसाफ के नारे से बहुत दूर है। इनके ऊपर किन किन लोगों का साया है? सामंतों का साया है, मनोवादियों का साया है, अवसरवादियों का साया है, जिनको बिहार का ज्ञान नहीं, उन लोगों का साया है। तो इस अशुभ साया से जब तक इस शहजादे को आज़ादी नहीं मिलेगी, बिहार की सही राजनीतिक विचारधारा से वो जुड़ नहीं पाएंगे। और अख्तरुल ईमान के बयान पर बिहार की सियासत में भूचाल मच चुका है। एनडीए के नेताओं ने जहां लालू प्रसाद और ओवैसी दोनों पर निशाना साधा, वहीं आरजेडी कांग्रेस ने भी ओवैसी की राजनीति पर सवाल उठाए और बीजेपी की बी टीम के रूप में बिहार में काम करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव जी के पिता ही है लालू जी, तो लालू जी का तो आशीर्वाद साया रहेगा ही। ये क्या है, कौन सी इसमें नई बात उन्होंने कह दिया? और बिहार की जनता में तो इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ मिलजुल के फैसले ले रहे हैं। अगर किसी को कोई जुड़ना है, कहना है, अपनी बात को रख सकता है, इस बात पे क्या बोलना। एमआईएम के नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को उसकी हैसियत बताने की बात करना यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विधायक चोरों से कितनी घबराई हुई है एमआईएम। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरे तरफ विधायक चोरों को उनकी हैसियत दिखाने की बात करना, ये स्पष्ट रूप से एक ऐसे चरित्र को प्रदर्शित करती है जहां दोनों ही दल एक दूसरे को नोचने खसोटने की स्थिति में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट प्राप्त कर सिर्फ उनको वोट का औजार समझ रखा है। वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा और उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर कोई जवाब नहीं देते हैं। चुनावी समझौते का राग अलाप रहे हैं एआईएमआईएम के लोग। उनको सिर्फ परसेप्शन खड़ा करना था, उनको सिर्फ लोगों को झांसा देने के लिए और धोखा देने के लिए ऐसी राजनीति का एक माहौल बनाना था। और ये माहौल खड़ा करने वाले लोग बताएं कि जब तेलंगाना में हैदराबाद के 8 विधानसभा सीटों के अलावा 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि इनका किस तरह का किरदार है, किस तरह की सोच है। और अगली खबर गया जी से, जहां गया जी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। विष्णुपद मंदिर परिसर में लालू प्रसाद ने समस्त पूर्वजों का पिंडदान किया। इस दौरान राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय अपनी बच्ची के साथ मौजूद रहीं। लालू प्रसाद के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की थी। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने पिंडदान किया। और गया जी में पिंडदान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी इच्छा थी कि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और इसलिए बेहतर मौका देखते हुए हम पिंडदान के मौके पर ही यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग जान रहे हैं पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा थी कि एक बार
विष्णु जी के दर्शन लें और गया की मोक्ष और ज्ञान की धरती है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और हम जब से होश में हैं तो लग रहा है कि पहली बार जो है हमारा पूरा परिवार एक साथ जो है, वरना कभी कोई आया कभी कोई आया। और अगली खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर का देश भर में प्रसिद्धि अचानक से बढ़ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के दिनों में अयोध्या की तर्ज पर माता जानकी के मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। इसको लेकर देश भर में हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में बेहद खुशी दिखाई गई। अब चलिए सीधे आपको हिमाचल लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, बाढ़ क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वे किया जा रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल इस वक्त प्रभावित है, कुदरत का कहर लगातार यहां पर बढ़ते जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं हिमाचल में। इस वक्त क्या स्थिति है बाढ़ से, उसका जायजा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से वहां पर देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें। एक बड़ा इलाका आप देख सकते हैं, जहां तक देखेंगे इस वक्त पानी ही पानी दिख रहा है, हर ओर पानी है। और किस तरीके से केंद्र लगातार मदद दे रहा था और वो मदद कितने लोगों तक पहुंच रही है, वो सब कुछ जानने के बाद और क्या हिमाचल के लिए किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, उन तमाम स्थितियों का इस वक्त जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। इस वक्त हवाई सर्वे करते हुए प्रधानमंत्री बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं पीएम और स्थितियों को समझ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज्यादा कुदरत का कहर बरसा है। कहा जा रहा है कि सालों साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिमाचल में जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली है। और बाढ़ का कहर देखिए, जितनी दूर तक आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया। लगातार मोर्चे पर सेना है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हुए कि कैसे और बेहतर काम किया जा सकता है, लोगों तक कैसे मदद पहुंचे। जिन इलाकों में इस वक्त सिर्फ पानी का कब्जा है वहां से लोगों को हटा तो लिया गया है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। उसी नुकसान का आकलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। जो अधिकारी उनके साथ हैं वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर ये कौन से इलाके हैं, कितने बाढ़ से प्रभावित हैं, कब तक यहाँ से पानी हटेगा तो वहां पर स्थिति क्या होगी, कैसे जीवन को फिर से बसाने का काम होगा। वो तमाम स्थितियां समझते हुए, उसका आकलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। इस वक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हवाई सर्वे के जरिए तमाम चीजों को वो समझ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथों में भी एक मैप है, संभवतः उन इलाकों का मैप है वो जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। उनको देखते हुए वो बारीकियों को समझ रहे हैं, उन क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं जहां पर ज्यादा तबाही मची है, चाहे वो लैंडस्लाइड की वजह से हो, बाढ़ की वजह से हो, बादल फटने की वजह से हो। स्थितियां बेहद खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आशियाना खत्म हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे हैं, उनकी मदद के भरोसे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तबाही के मंजर को देखते हुए, उन स्थितियों का आकलन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। हवाई मार्ग के जरिए इन स्थितियों को समझा जा रहा है। आप संभवतः अधिकारी जो वहां के हैं वो उनको बता रहे हैं कि कैसे इन स्थितियों में पानी का कब्जा है और कैसे जब यहां से पानी निकलेगा तो उस वक्त की स्थिति होगी और सरकार मदद वहां पहुंचाएगी। उन चीजों को समझ रहे थे। चलिए अब गोपालगंज से आपको खबर दें। महावीर अखाड़ा के जुलूस के दौरान एक बार फिर से नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार में निकाली गई हनुमान जी की शोभा यात्रा में बार बालाओं के ठुमके लगे। डीजे की तेज धुन पर डांसर्स ने खुलेआम ठुमके लगाए हैं। इस पूरे आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो आप भी देख रहे हैं। बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन ने अखाड़ा के दौरान डीजे, ऑर्केस्ट्रा और अश्लील कार्यक्रम पर रोक लगाया हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर भी सवाल है। अखाड़ा समिति को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात अब प्रशासन ने कही है।
आगे बढ़ते हुए नेपाल से आपको बड़ी खबर दे, पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक की बहुत बड़ी खबर देखिए, 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था और माना जा रहा था कि ये स्थिति बनेगी, और अब देखिए जानकारी आ चुकी है, नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। बहुत गुस्से में जनता थी, जेएनजी का जो आक्रोश था वो इस्तीफे तक पहुंच गया। हिंसक झड़प प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। उससे पहले आपको बता दें, कई बड़े विभाग के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अब देखिए केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि नेपाल में अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार यहां पर पलट जाएगी, वो देखिए स्थिति आ चुकी है। केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल से आपको दे रहे हैं। 2 दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। देखिए पहले तो बैन लगाया गया, फिर बैन को हटाया गया, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन नहीं रुका। हिंसक तस्वीरें वहां से आई। अब तक बताया जा रहा है कि 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रदर्शन खत्म होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे कि सरकार सरकारी रुपयों का बहुत दुरुपयोग कर रही है, जिस वजह से बहुत गुस्से में जेएनजी लगातार दिखाई दे रहे थे और जेएनजी का जो आक्रोश है वो इस्तीफे में तब्दील हो चुका है। केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। नेपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि दुबई जाने की फिराक में है, तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब इस्तीफे की खबर आ चुकी है और जानकारी यह है कि पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। लगातार नेपाली आर्मी की तरफ से कहा जा रहा था कि केपी शर्मा ओली अगर इस्तीफा दे देते हैं तो वहां पर स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो क्या अब प्रदर्शन खत्म होगा, ये देखना होगा। ओली के एयरपोर्ट पहुंचने की भी खबर आ गई है कि वो विदेश जाने की फिराक में है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे पहले नेपाल से ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।